बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे इल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है इस ख़बर से जो मैं ख़बर सुनाने जा रहा हूँ आपको। पहले वो शेर सुनने के आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तहान मकसूद है। सुप्रीम कोर्ट में अहमद रज़ा कसूरी साहब के नाम के ऊपर माथा ठिनकता है। वो भुट्टो साहब का कत्ल वाला केस हो या कोई और मामला हो, यानी कि वो क्या है जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ देने का मामला हो, जो कुछ भी मामला हो, वहाँ पर जो पाकिस्तान की हैयत मुक़तदरा, ये नहीं वो कह लें कि जिसको हम कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान की जो असल हुक्मरान है, उन्होंने कुछ करैक्टर रखे हुए हैं अपने लिए, अपने वो हर जगह पर पाए जाते हैं। जिस तरह के दरखास्ती ग्रुप भी होते हैं कि अदालतों में जाना, दरवाज़े खटखटाने, और फिर हर अदारे के अंदर जो है वो इस तरह के करैक्टर होते हैं जो मतलूबा अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ वो कोई डोगर साहब थे, वहीद डोगर साहब, पता नहीं वो कहाँ पे वो जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पर नहीं है। जो जर्नलिस्ट हैं वो तो उनको जानते नहीं हैं, लेकिन वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उनको को पलंदा भी मिल गया, उनको याद भी आ गया। तो इसी तरह ही मैं पॉइंट पे आता हूँ कि अहमद रज़ा कसूरी साहब की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है 5 अगस्त को। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, अगेन फिर वही खदशात आ जाते हैं जब कुछ नाम इस तरह के आते हैं। वो चैम्बर में दरख्वास्त की समाअत करेंगे कि क्यों ना मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है। 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं। 2 दरख्वास्तें पिछले साल आई थी, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन पर एतराज़ लगे हुए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का अकेला जज कोई केस नहीं सुनता, और जब वो सुने तो फिर वो एक रूटीन वाला केस नहीं होता, वो होता है बतौर एतराज़ केस। रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया होता है क्योंकि कुछ दरख्वास्तें पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक वो होती नहीं है। जिस तरह अगर कोई दरख्वास्त करे कि जनाब सदर ममलिकत को उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो ये इंटरटेन नहीं हो सकेगी दरख्वास्त, क्योंकि सदर को तहफ़्फ़ुज़ दस्तूरी हासिल है और उनको मुआख़ज़ा करने का एक तरीका है। अगर आपने उनको इम्पीच करना है, उनको निकालना है, सदारत से फ़ारिग करना है, तो फिर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता उनके ऊपर। आपको एक दस्तूर में जो तरीका दिया है उस पर अमल करना पड़ेगा। इसी तरह जो सदारती निज़ाम है उसको अगर आपने मुल्क में नाफिज करना है तो वो किसी आइनी दरख्वास्त के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट वो फोरम नहीं है जो वो कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद इन दरख्वास्तों को बतौर एतराज़ केस सुनना, वो इस बात का इशारा कि कहीं, या कम से कम खौफ ज़रूर पैदा होता है कि यार कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई चक्कर तो नहीं है। तो क्योंकि करैक्टर इस तरह के हैं, इल्ला माशाल्लाह, जो नाम आप जो भी जड़ा पुटो हिलाल है वो वाला हिसाब है। तो इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जी के सदारत जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, ये इसको वायरस लग चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। मखसूस तरह के मखसूस तर्ज के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस निज़ाम की वजह से डिलीवर नहीं कर पाता कौम को, तो लिहाजा जो अदालत है वो रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे, हाँ या ना में लोगों से पूछा जाए क्या वो सदारती निज़ाम चाहते हैं। तो अगर वो हाँ में जवाब आ जाए तो जनाब सदारती निज़ाम मुल्क में नाफिज कर दिया जाए। ये क्यों होता है बार बार हमारे यहाँ कि आप को एक निज़ाम जो है वो चल रहा है, उसको चलने दें, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई इस तरह की बात आती है कि सदारती निज़ाम। तो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तारीख़ दान हैं, हिस्टोरियन हैं, रिसर्चर हैं, ये सारी सलाहियतें उनमें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे उमर जावेद साहब से कि वो जनाब इस सारे मामले को किस तरह देते हैं। उमर जावेद साहब, ये जो सदारती निज़ाम है ये पाकिस्तान में कोई बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है कभी भी? नहीं मौलाना साहब, कामयाब तजर्बा हमारे सामने ठोस नज़ीर हमारे पास एक ही है। हाँ। जब अयूब खान ने 1962 का आइन दिया था और उसके बाद जो है उसको सदारती करार दिया था, हालांकि वो बड़ा पेचीदा निज़ाम था। 80,000 BD मेम्बरान उसका, और फिर 40,000 उधर उस ज़माने के ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 यहाँ से। लेकिन उसके बाद हम देखते क्या हैं कि जब ख़ुद अयूब खान को 68-69 की तहरीक में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा उस वक्त की अपोजिशन जमातों के साथ, तो अयूब खान भी सरेंडर कर गए। उन्होंने सरेंडर किया कि ठीक है,
आइंदा ये सदारती निज़ाम के तहत नहीं, इंतखाबात पार्लिमानी निज़ाम के तहत होंगे, यानी अपने इस्तीफे से पहले भी। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये बात की जाती है जी अमेरिका में सदारती निज़ाम है, फ्रांस में सदारती निज़ाम है। क्या अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की तरह का उस तरह का तहजीबी सकाफती लसानी तफरीक है? नहीं है। हमारे यहाँ तो जितनी भी हमारी ये अकाइयाँ हैं, जो हमारे यहाँ कौमतें बसती हैं, पंजाबियों की सूरत में पख्तून इलाका है, बलोच इलाका है, सिंध इलाका है, इन सब का अपना तारीखी वजूद है, इन सब की हिस्ट्री है, इन सब की तहजीबी एहसास है, सकाफती एहसास है। तो ऐसे किसी मुल्क की हमारे पास मिसाल है ही कोई नहीं कि जहाँ पर तहजीबी वहादत ना हो, लासानी वहादत ना हो, लसनी वहादत ना हो, वहाँ पर सदारती निज़ाम इस तरह कामयाब करार दे दिया जाए। अच्छा, अगर पाकिस्तान में किसी ने सदारती निज़ाम नाफिज करना है, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहती है कि यार कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो है, या PTI है, कोई जमात है वो कहती है, या कोई ABC खड़ा होता है, तो फिर उसको उस निज़ाम को नाफिज करने के लिए क्या पाकिस्तान में कोई नई असम्बली कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, या इसी असम्बली के ज़रिए ये काम हो सकता है? इमरान साहब, आप भी जानते हैं, आपने भी कानून पर काफ़ी अरसा रिपोर्टिंग की कानून के हवाले से। दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ आइन होता है ना, उस आइन के चंद प्रिंसिपल्स होते हैं, चंद बुनियादी लॉज होते हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको कहा जाता है, असासी जो असूल होते हैं, उनको नहीं छेड़ा जा सकता। अभी आपसे पहले भी, जिस तरह थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, हम नीचे बैठकर बात कर रहे थे, 2000 का जफर अली शाह केस याद कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, वो एक डिक्टेटर के, एक फौजी हुक्मरान के तहत PCO का हलफ लेकर अदलिया बैठी हुई है, उसने ये फैसला किया कि 3 साल के लिए आप जो है वो ठीक है, आपका इक़्तिदार, आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन आइन जो 1973 का है उसके बुनियादी फंडामेंटल्स को नहीं आप छेड़ सकते। और उसमें पार्लिमानी निज़ाम भी है जो बुनियादी फंडामेंटल है। देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा कि कभी कभार बहस शुरू होती है, पाकिस्तान की तो जिस तरह दुनिया के हर सियासी मुल्क का एक चीज़ कहलाती है पॉलिटिकल DNA। जो चीज़ हमारे पॉलिटिकल DNA में है, यानी यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम के तहत, ऐसे स्ट्रक्चर के तहत इंतखाबात 1945-46 से पहले होते रहे हैं। 1937 के इंतखाब को याद कीजिए, स्ट्रक्चर तो यही था ना कि एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके पास ये अथॉरिटी होगी, गवर्नर के पास ऐसी अथॉरिटी होगी, एक असेंबली मुंतखब होगी, वो असेंबली कानून साजी करेगी, असेंबली से ही फिर इंतजामिया जन्म लेगी। ऐसी अब ये तो हमारा DNA स्ट्रक्चर है, कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं। अगर कोई सियासतदान ये समझता है कि मेरे पास सदारती निज़ाम, सदारती इख्तियार ना होने से मैं कई अपने काम बुनियादी मंशूर पर अमल दरामद नहीं करा पा रहा, तो हालिया इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ा लें। बांग्लादेश में शेख हसीना क्या है? प्राइम मिनिस्टर है ना। उसके बावजूद चूँकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो जिस तरह का लॉ चाह रही हैं, जिस तरह का निज़ाम तरफ कुरान चाह रही है, आसानी से हो रहा है। इंडिया में क्या है? हमारे यहाँ तो देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो चीन जाते हैं तो कहते हैं इस जैसा निज़ाम कोई नहीं। अच्छा, वो किसी एक निज़ाम पे वो मुतमिन नहीं हो रहे, शायद इस वजह से सऊदी अरब जाते हैं बशीर मेमन साहब को साथ लेके, तो फिर कहते हैं देखो ऐसे कोई बोल रहा है बादशाह के ख़िलाफ़। कभी वो ईरान की बात मिसाल दे रहे हैं, वो बेसिकली आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं इस तरह के जो निज़ाम है। यानी कि पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह हम जहाँ पे खड़े होते हैं निज़ाम को कोसना शुरू कर देते हैं, निज़ाम की ख़राबियों की तरफ जाते हैं, पूरे निज़ाम को लपेटने की बात नहीं करते। लेकिन जब मुल्क का वज़ीर आज़म जब इस तरह की बातें कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा तबका फिर पैदा हो जाता है जो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, इमरान खान साहब की इन बातों में आपने तीनों मुल्कों का मिसाल दिया। अब वो तीनों मुल्कों का वही पॉलिटिकल DNA चेक करें। क्या यहाँ 1949 के तर्ज का इनकलाब कभी आया है जिस तरह चाइना में आया है? 1949 में जिस तरह मौजे तंग ने गुरिल्ला वार लड़कर वहाँ जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म किया, पुराने सारे स्ट्रक्चर को तोड़ा, क्या हमारे यहाँ इस तरह हुआ है? क्या ईरान की तरह यहाँ 1979 में खूनी इनकलाब आया है? नहीं, ऐसी नज़ीरें मौजूद ना हमारे यहाँ चीन का तजर्बा हुआ, चीन के इनकलाब का तजर्बा हुआ, ना ईरान जैसे इनकलाब का तजर्बा हुआ। तो ये अपने पॉलिटिकल DNA, अपनी सियासी तारीख़, उस सियासी तारीख़ के अंदर रहते हुए जो निज़ाम तश्कील पाता है, जो इंसान की नस्लों की नशोनुमा हो रही होती है उस निज़ाम को ये सिर्फ महज अपनी ताबीर से चेंज कर देना। अब सऊदी अरब में मलूकियत है। अब आप जानते हैं वहाँ जिस तरह वो हाउस ऑफ साउद का क़याम आया, पूरा सऊदी अरब जिस तरह बना 1930 की दही में, मलूकियत का पूरा तस्वर चलता आ रहा है। अब उसमें तो ना आज़ाद अदलिया की गुंजाइश है, ना पार्लियामेंट की गुंजाइश है, ना मुकर्रना की गुंजाइश है। तो हम अपने उस स्ट्रक्चर का, जहाँ पाकिस्तान बनने से पाकिस्तान का इटसेल्फ वजूद भी अगर हम देखें, तो बानियाने पाकिस्तान जब आइन साजी पर सारा काम हो रहा था,
एक जगह भी जिन्ना ने, एक जगह भी लियाकत अली खान ने या किसी भी और कहा हो कि नहीं हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये शुरू से तयशुदा बात थी कि पार्लिमानी स्ट्रक्चर के तहत ही रहेगा। उसके बावजूद जिस तरह आपने बड़ी सही बात की, कभी अयूब खान, कभी जनरल ज़िया साहब के दौर में वो डायरी निकल आती है कि कायद-ए-आज़म समझते थे कि एक इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। फिर एक और बात याद रखिए, देखिए हमारे यहाँ एक नीम सदारती निज़ाम भी रहा है। 1988 से लेकर 1999 तक के निज़ाम को क्या आप पार्लिमानी निज़ाम कहेंगे? नहीं, क्योंकि सदर 58(2)B के तहत वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देता था। ऐसी नज़ीरें मौजूद है ना। नहीं, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने फिर वो मुशर्रफ ने किया, खैर उसको फिर दोबारा वो 18 अच्छा, ये कुछ हैं, लगता है कि कुछ लोगों के डिज़ाइन इस तरह के हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं कि आपका दिल नहीं भरा। अयूब खान की जिस तरह मिसाल दी, ज़िया-उल हक की मिसाल दी, या खान वाली मिसाल दी, मतलब पाकिस्तान जो दो लख्त हुआ वो तो उसी वो फिर वो ये 1 यूनिट वाली बात अगर की जाए बिल्कुल, तो फिर अच्छा एक और बात बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम का ही सोचा जाता है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो फेडरलिज्म है वो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी उधर? नहीं, पाकिस्तान का जो वफाक है ये इट्सेल्फ जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। आप देखिए हमारी कुल पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़ाहिद पंजाब में ठीक और है। बाकी कम, इससे कम जो है बाकी सूबों में रह रहे हैं। सेनेट में जाके बैलेंस किया है ना, सेनेट में बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ पर इस वफाक पर, इस स्ट्रक्चर पर खड़े रहकर, जिस तरह अभी है पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, यहाँ पर आप सदारती निज़ाम लेकर क्या पंजाबी फाशिज्म क्रिएट करना चाहते हैं? क्या पंजाबी नस्ली तफाखुर को क्रिएट करना चाहते हैं? जिस तरह 1 यूनिट में हुआ कि लाहौर बलूचिस्तान को कंट्रोल करेगा। पंजाब के खिलाफ नफरत है, ये 1 यूनिट की ही पैदावार। 1 यूनिट ने देखें, 1 यूनिट ने कौम परस्ती को हवा दी। ये जो मुकामी सिंध के लेवल पर, बलूचिस्तान के लेवल पर, KPK के लेवल पर, वहाँ सख्त तंग नजर तरह की कौम परस्ती को भर दिया। उससे पहले वहाँ कौम परस्ती के रुझानात थे, लेकिन 1 यूनिट का रिएक्शन ऐसा था कि उसके बाद फिर आप जानते हैं GM सैयद का क्या नारा बना था और गफ्फार खान किस एक्सट्रीम पर गए थे। बलूचिस्तान में जो है बलोच नेशनलिस्ट के एक्सट्रीम पर गए थे। चूंकि तस्वर देखें ना, लाहौर कैपिटल मगरबी पाकिस्तान का, लाहौर से जरा पूरा बलूचिस्तान लाहौर से कंट्रोल हो रहा है, KPK बलोच सिंध उधर से कंट्रोल हो रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के जो है, या तो फिर आप ज्यादा सूबे बनाते हैं, आप नस्ली लासानी तौर पर इंतजामी हवाले से इस तरह की तकसीम करते हैं जुज़वियात होती है, जिस तरह अमेरिका में हम देखते हैं। चूंकि वह अमेरिका की तारीख चूंकि इतनी पुरानी नहीं, वहाँ का तहजीबी असास जो है वो हमारे यहाँ इलाकों जिन इलाकों पर आज पाकिस्तान मुश्तमिल है, इनकी चूंकि तहजीबी सकाफती लासानी नस्ली असास 5000 साल से भी पुरानी है। तो अमेरिका के अंदर इस तरह के मसले नहीं ना। जब लोग यहाँ कहते हैं अमेरिका के अंदर देखें कैसे चल रहा है, वहाँ का तो सिस्टम ऐसे है कि आज हम अभी 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि अगले 200 साल में किस डेट को इलेक्शन होंगे। सादा सा फार्मूला है, 4-4 साल बाद करके देख लें, नवंबर की पहली ट्यूसडे कौन सी आनी है, उस डेट को वहाँ इलेक्शन होने। सही है। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स का तकाबल जब अपने साथ करते हैं तो वो उसका मुमकिन ही ना होता। जिस तरह अब इंग्लैंड है, अब इंग्लैंड के अंदर 1215 से मैग्ना कार्टा की सूरत में, बिल ऑफ राइट्स की सूरत में, फिर जिस तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स ने इख्तियारात लिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसा ऐसा पीछे गया, मोनार्की कमज़ोर हुई, वो अरूज, उसका अरूज क्या आया? एक हाँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि सदारती निज़ाम होगा तो बंदा जो है वो काम फटाफट हो जाएंगे लोगों के, मतलब गवर्न करना बड़ा इजी है, डिलीवर करना बड़ा मुश्किल आसान है। वरना तो ये होता है कि पहले उधर से जाएं इधर से जाएं। ये थोड़ा सा वाजे करें कि सदारती निज़ाम क्या एक कह लें कि डिक्टेटरशिप टाइप कोई चीज़ होती है, या कि बस एक सदर के दिल में आया कि यार कि यहाँ पर जो है वो ये सड़क होगी तो बस किसी से कोई अप्रूवल नहीं लेनी, ख़त्म होगी गल, सड़क बन इमरान साहब ये सदारती निज़ाम नहीं है, आमराना निज़ाम होगा। क्योंकि अगर अभी हम सदारती निज़ाम की बात करें तो जिस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में सदारती निज़ाम है वो अमेरिका है। क्या अमेरिका का सदर ये कर सकता है? अमेरिका का सदर अपनी मंशा के तहत ना कांग्रेस से कानून मंजूर करा सकता है, ना अदलिया से किसी किस्म का फैसला ले सकता है। इतने सख्त वहाँ चेक एंड बैलेंस है, ऐसे इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड मेरा ख्याल है कि ये शायद वो जोड़ के पेश करते हैं कि जी देखें कि ज़िया-उल हक हुंदा सी ना कल्ला हुंदा सी, तो वो मैंने वही कहा कि सदारती नहीं है, आमराना है, जहां ना कोई अदलिया के जवाबदेह हो। लोगों को बेसिकली वो बेवकूफ़ एक बनाने का तरीका है कि जी के सदारती निज़ाम देखें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। और हमारे लाशऊर में एक बात क्रिएट जो की गई है कि यहाँ घोड़े पर बैठकर कोई आएगा, उसने तलवार पकड़ी होगी और वो हमारे हर तरह के सियासी, समाजी दूर कर देगा। वो हॉर्समैन का तस्वर जो है ना, वो भी हमारे तहजीबी DNA का हिस्सा है, हमारे हिस्सा है कि एक बंदा आएगा घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर और वो हर
हर हर हर बहरान, वो महंगाई खत्म कर देगा, करप्शन खत्म कर देगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा। नहीं, तारीखी तौर पर है भी ऐसे ही ना कि जब यहाँ पर लोग तंग होते थे अपने हुक्मरानों से तो ख़त लिख देते थे कि यहाँ पे मुसलमान बड़े तंग हैं, तो आप जनाब खिलजी साहब आएँ और आके करें वो। हाँ देखिए इमरान साहब, वो उस वक्त की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसी थी, चूंकि दुनिया के अक्सर ममालिक जमहूरियत का तस्वर नहीं था, ना वेस्ट के अंदर था ना अमेरिका का अंदर था, वो उस वक्त के ऑब्जेक्टिव कंडीशन के साथ तो हम कह सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो हमारे साथ 47 तक जिनकी तारीख मुश्तरका रही है, किसी हद तक हम सिविलाइजेशन एतबार से भी हम ट्विन कह सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया की मिसाल ली जा सकती है, बांग्लादेश की मिसाल ली जाए, वहाँ पार्लिमानी स्ट्रक्चर क्यों काम कर रहा है और तसलसल से काम कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है। जिस प्राइम मिनिस्टर को वहाँ मैंडेट देते हैं फिर वो प्राइम मिनिस्टर काम भी देता है। जिस आप कह रहे हैं कि रुकावटें नहीं होती, अभी क्या नेहरू के पास क्या रुकावट थी? हमारे यहाँ भुट्टो देख लें, भुट्टो साहब क्या ऐसा नहीं चाहते थे जो 73 से लेकर 77 तक सर पाकिस्तान में जिस वज़ीर आज़म ने जो करना हो उसको कौन रोक सकता है? नवाज शरीफ ने मोटर बना ली, बिल्कुल बना ली, भुट्टो साहब ने नेशनलाइज करके देख लिया, बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब ने, मेरा मतलब है कि उन्होंने का विजन ही है ना कि की करिए, उनका विजन ही इतना कि ना सारे जेल छुपा दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक किताब है वो आप भी उसका हवाला देते थे, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। जी उसमें वो एक है कि जी कि इंटरनेशनल एक डिज़ाइन है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होगा, यानी कि डिक्टेट करेगा वेस्ट जो है या जड़ी आलमी ताकतें हैं। ये थ्योरी आपको किस हद तक दुरुस्त लगती है? ये थ्योरी वही बात है कि ये थ्योरी सियासी मफरूज़ा सदारती निज़ाम को लेकर नहीं है, ये वन मैन रूल को लेकर है। क्योंकि एक चीज़ कहलाती है जो सिंगल विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो। तो अमेरिका या इंटरनेशनल स्टेबलिशमेंट जब देखती है कि हमें पाकिस्तान में हम डायरेक्ट अयूब खान से डील कर लेते थे, हमें अड्डे मिल जाते थे जासूसी के लिए सोवियत के खिलाफ, हम डायरेक्ट डील कर लेते थे या खान से, तो हमें वो चाइना तक एक्सेस और जो भी वो मामला चाहते थे, हमें सिर्फ ज़िया से डील करना होता था। हम अफगानिस्तान के अंदर यानी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यूएसएसआर के खिलाफ जंग लड़ लेती थी। वन कॉल की देर होती थी, मुशर्रफ कहते थे ठीक है जी हम सरेंडर, आ जाओ। ये असल में सदारती निज़ाम नहीं, ये वो जो वन विंडो ऑपरेशन है, ये उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन ये लोगों को इतना फैंटेसाइज क्यों करता है? मतलब पाकिस्तान के वो लोगों को जो बेसिकली, मैं अगर कहूँ कि बड़े बड़े उहदों पर फायज होते हैं, मैं इलेक्टेड उहदों की बात नहीं कर रहा, वो तीसरे चौथे दिन बह के 5-10 साफियां कोई इस तरह के वकीलों बह के सदारती निज़ाम में मसले डाल है। देखिए ये आपका इशारा वाज़ेह तौर पर हमारे चंद टेक्नोक्रेट्स अफराद की तरफ है, जो एरोज कॉलम्स भी ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल्स भी ऐसे लिखते हैं, बड़े नाम अब लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये इन सब का आप देखें बैकग्राउंड, इन सब में इनको भी कहीं ना कहीं से ये वो आती है। इन्होंने खुद कहाँ सर्व किया हुआ है। एक साहब जो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के अखबार में कॉलम लिखते हैं, टेक्नोक्रेट हैं, साइंटिस्ट हैं, आप समझ गए होंगे मेरा शर, वो इस तरह के कॉलम्स क्यों लिखते हैं? उन्होंने खुद कहाँ सर्व किया हुआ? मुशर्रफ को सर्व किया, मुशर्रफ, आप समझ रहे हैं? इन सब का आप देखेंगे किसी ने मुशर्रफ को सर्व किया होगा, किसी ने जनरल ज़िया को सर्व किया होगा। याद रखिए पाकिस्तान में जब भी फौजी हुक्मरानी आती है, वो शुरू के 1-2 साल ऐसे टेक्नोक्रेट्स पर ही इंसार करती है, चाहे अयूब खान हो, चाहे ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो। मुशर्रफ तो 3 साल तक टेक्नोक्रेट्स के सारे मुल्क चलाते रहते हैं, तो वो उस चीज़ को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो खुद टेक्निकल होएगा, टेक्निकल बनादों को समझेगा, वो होगा। जमहूरियत में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में वही बात है कि आपने कोई पॉलिसी बनानी है, उसको फिर अवाम के सामने सेल करना है, अवाम उसको मंजूर करेगी तो ठीक है, वरना नहीं। बहुत शुक्रिया उमर साहब। मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी हमने जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है उसको भी पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया। हमने जो पार्लिमान की कुव्वत होती है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा वो देखी है उसको इस्तेमाल करते हुए, 1 या 2 दफ़ा वो हिस्ट्री के वाक़यात हैं। लेकिन पार्लियामेंट बेसिकली उस ये जो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर होता है प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के दरमियान। पार्लियामेंट जो है वो चेक रखती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या उसकी हुकूमत के ऊपर, और वो जवाबदेह होता है। अगर आप दुनिया की जितनी भी जमहूरियतें हैं वो उठा के देख लें तो वो उनको जवाबदेह होता है। पाकिस्तान में अभी ये एक्सरसाइज उस तरह से नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं इसमें। हम बेसिकली पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत को भी पूरी तरह यूटिलाइज़ अभी तक नहीं कर पाए, और हम जो हैं वो दूसरे तीसरे दिन है कर लो इस तरह की बातें करते रहते हैं, नए नए एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हैं। और मैं जो बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के फसादात कई दफ़ा हुए हैं, फितने, कि एक काम आपने कर दिया, हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये चैम्बर में सुना जाएगा, केस फ़र्ज़ करें कि सुनते हैं और कह देते हैं जी रेफरेंडम कराओ, तो कोई हाथ नहीं रोक सकेगा। और इस तरह के जो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए कि पाकिस्तान
कायद आज़म ने कहा था या हमारे इस्लाफ ने कहा था कि हम एक तजर्बागाह बनाएंगे जिसमें हम साबित करेंगे कि जो कवानीन आफाकी 1400 साल पहले नाफिज किए गए थे, उन पर अमल किया गया था, उन पर आज भी अमल किया जा सकता है। हमने वो तो नहीं यूटिलाइज़ किए या उन पर तो नहीं, उनको तो एक्सरसाइज नहीं किया या उनको तो नहीं हम बरूए कार लाए। हमने इस लेबार्ट्री में हर तजर्बा कर लिया है। सदारती निज़ाम का तजर्बा पाकिस्तान में हो चुका है, एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा हो चुका है। एक दफ़ा तो वो चले 62 वाला हुआ सो हुआ। ये जितने डिक्टेटर आते हैं ये सदारती निज़ाम की ही एक शक्ल नाफज करते हैं पाकिस्तान में, और जब ये जाते हैं तो पाकिस्तान का बेड़ागर करके जाते हैं और फिर हमें वो सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो अब ये अहमद रज़ा कसूरी साहब और जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब 5 अगस्त को क्या करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिल डराया पाएँ। यहाँ पर कोई पता नहीं यहाँ पर कौन सी पटारी से कौन सा सांप निकल आए। ये अजायब खाना है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।